हेलो स्टूडेंट्स। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स हम पढ़ रहे थे और एल्केन्स का आज जो सेकंड पार्ट है, सेकंड लेक्चर, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें अपन ने एल्काइल ग्रुप और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स के बारे में अपन ने देखा और कुछ इसके जो बनाने की जो मेथड्स है, एल्केन को किन रिएक्शंस के द्वारा अपन प्रिपेयर कर सकते हैं उनके बारे में अपन ने देखा था और उसी से आगे आज अपन स्टार्ट करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारा जो अगला मेथड है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया ना, ये जो रिएक्शन है आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है ये सोडियम के साथ होती है। एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम की रिएक्शन है ये। एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम के साथ ये रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद हमें मिलते हैं एल्केन्स। एल्केन्स हमें प्राप्त होते हैं, है ना। जनरल रिएक्शन अगर अपन देखें कुछ एग्जांपल के द्वारा तो हम ये बता सकते हैं कि मान लो अगर मैं मिथाइल क्लोराइड ले लूँ और साथ में सोडियम और मिथाइल क्लोराइड का अगर मैं एक और मॉलिक्यूल अगर मैं लेके चलता हूँ, है ना, तो जनरली हम ये बताते हैं कि यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है ना। यहाँ पे अपन सोडियम के मोल अपन बढ़ा सकते हैं और यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है और हमें क्या मिलता है, CH3। CH3 है इथेन, एथेन, ठीक है। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। और अगर अपन इसमें एग्जांपल अगर अपन लेना चाहे तो C2H5, है ना, इथाइल ब्रोमाइड अगर मैं लेके चलूँ और साथ में सोडियम प्लस इथाइल ब्रोमाइड का अगर मैं एक और मॉलिक्यूल अगर मैं लूँ तो ये रिएक्शन किस तरह से होगी, यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा, है ना। और जो अनदर प्रोडक्ट इसमें बनेगा वो होगा सोडियम ब्रोमाइड और हमें क्या मिलेगा, C2H5, C2H5, है ना। ये 4 कार्बन का एक एल्केन है जिसको अपन क्या कहेंगे, ब्यूटेन। ये है ब्यूटेन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, इसको समझने के लिए, समझाने के लिए कि रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होती है, तो ये कहा जाता है कि ये जो रिएक्शन है 2 प्रकार के मैकेनिज्म से होती है ना। 2 प्रकार के मैकेनिज्म हम इस रिएक्शन के बारे में बताते हैं। पहला जो मैकेनिज्म है वो है आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक क्रियाविधि, है ना। एक तो ये मैकेनिज्म इस रिएक्शन से रिलेटेड दिया जाता है, आयनिक मैकेनिज्म, और दूसरा इससे रिलेटेड जो मैकेनिज्म दिया जाता है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक अभिक्रियाविधि, मुक्त मूलक क्रियाविधि, है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना। तो ये जो आयनिक मैकेनिज्म है ये बताया जाता है सॉल्यूशन फेज में। सॉल्यूशन फेज में अगर अपन रिएक्शन करवाए विलयन अवस्था में, अगर अपन विलयन अवस्था में अगर ये रिएक्शन करवाए तो आयनिक मैकेनिज्म फॉलो होता है। और अगर इसी रिएक्शन को अगर अपन वेपर फेज में करवाए, वेपर फेज में, है ना, वाष्प प्रावस्था में, अगर वाष्प प्रावस्था में अगर अपन ये रिएक्शन करवाए तो इसके लिए जो मैकेनिज्म दिया जाता है वो है मुक्त मूलक क्रियाविधि या फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दोनों ही मैकेनिज्म को अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन देखिए आयनिक मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है इस रिएक्शन में, तो इसे मान लो अगर मैं एक एल्किल हैलाइड लूं RX और उसकी रिएक्शन में करवाऊं सोडियम से, है ना। RX की रिएक्शन में किससे करवाऊं, सोडियम से, तो मुझे क्या मिलेगा, R माइनस और सोडियम प्लस, है ना। एक आयनिक कंपाउंड मुझे मिलेगा एल्किल सोडियम, जिसे अपन क्या कहेंगे, एल्किल सोडियम। यह है एल्किल सोडियम, है ना। और साथ में
NaX। यहाँ पे सोडियम के अपन 2 मॉलिक्यूल अपन लेके चल सकते हैं। देखो ये जो रिएक्शन है जिसमें अपन ने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ में करवाई है, ऐसी रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले हमने कहाँ पढ़ा, जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर अपन लिथियम के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आर एलाइड है ना, एल्काइल लिथियम हमें मिलता है। अगर अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर अपन मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, आर MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें मिलता है। तो इस टाइप की रिएक्शन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। सेम टाइप की रिएक्शन है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर अपन सोडियम से करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्काइल सोडियम अपने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये जरूरी है कि यहाँ पे जो मीडियम है वो अपने को लेना पड़ेगा ड्राई मीडियम, है ना, ड्राई मीडियम। और यहाँ पे अपन लेके चलते हैं ड्राई ईथर, शुष्क मीडियम अपने को लेना है, माध्यम शुष्क ईथर अपन लेके चलते हैं। और लेने का रीजन ये है कि सोडियम के साथ अपन एक्वस सॉल्वेंट अपन काम में नहीं ले सकते, क्योंकि सोडियम वाटर के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो अपन यहाँ पे एक्वस सॉल्वेंट अपन काम में नहीं ले सकते। ये आयनिक मैकेनिज्म जो है इसका ये फर्स्ट स्टेप ही हो। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो एल्काइल लिथियम हमें प्राप्त हुआ है, ये एल्काइल लिथियम रिएक्शन करेगा दूसरे एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल से, और ये जो रिएक्शन है ये सेम SN2 टाइप की रिएक्शन होगी। इसमें एक न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा किसके ऊपर, जैसे ये RX है तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पे अटैक यानी R ग्रुप पे अटैक करेगा, और यहाँ से ये जो हैलाइड है ये लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, R एंड R, जो क्या है एल्केन। एल्केन हमें प्राप्त होगा यहाँ से, ठीक है। और ये जो X माइनस है ये सोडियम के साथ NX बना लेगा, ठीक है। इस टाइप से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। अब अगर अपन इसकी रेडिकल मैकेनिज्म की बात करें तो वो किस टाइप से होगा वो भी अपन यहाँ पे देखते हैं। वुड्स रिएक्शन का जो रेडिकल मैकेनिज्म है वो किस टाइप से होगा, मुक्त मूलक क्रियाविधि, मुक्त मूलक क्रियाविधि। मुक्त मूलक क्रियाविधि ये जो है ये वाष्प प्रावस्था में होगी, वाष्प प्रावस्था वेपर फेज में जब अपन रिएक्शन करवाएंगे तब ये मैकेनिज्म फुल होता है। इस मैकेनिज्म में होगा क्या, हम एल्किल हैलाइड लेके चलते हैं, ये हमने एल्किल हैलाइड लिया और ये मैंने सोडियम लिया। ये जो एल्किल हैलाइड के बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड है अगर इस सिंगल बॉन्ड में क्लीवेज होता है, और क्लीवेज भी कैसा, होमोलाइटिक क्लीवेज, समान वितरण अगर इसका होता है तो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन R ग्रुप के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन हैलोजन के पास जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, हमें एक R रेडिकल प्राप्त होगा और यहाँ से जो X रेडिकल जो बनेगा वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम हैलाइड बना लेगा, ठीक है। ये जो R रेडिकल बना है ये दूसरे R रेडिकल के साथ कंबाइन होके और क्या मिलेगा, R और R, जिसे अपन क्या कहेंगे, एल्केन। यहाँ में क्या प्राप्त हुआ, एल्केन, ठीक है। इस टाइप से ये मैकेनिज्म भी 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, दोनों फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन होके बॉन्ड बना के, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो दोनों ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना के R और R ग्रुप आपस में बॉन्ड बना के हमें एक एल्केन मिलेगा, ठीक है। अगर अपन एग्जांपल लेके चले कि मान लो मेरे पास एक फ्री रेडिकल मुझे यहाँ से मिला, एक फ्री रेडिकल मुझे यहाँ से मिला CH3CH2 फ्री रेडिकल, है ना। ये 2 टाइप से ये एक दूसरे से कंबाइन हो सकता है। पहला अगर मैं लेके चलूं कि अगर एक CH3CH2 इथाइल जो रेडिकल है ये दूसरे
इथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, ब्यूटेन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना के ये क्या बनेगा हमारे पास, ब्यूटेन। ठीक है, इसे कहते हैं अपन दो फ्री रेडिकल का युग्मन। ये युग्मन अभिक्रिया है, कपलिंग रिएक्शन है। ये दोनों फ्री रेडिकल्स का यहाँ पे युग्मन हुआ है तो इसको अपन बोलेंगे कपलिंग। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी है कि मान लो ये एक फ्री रेडिकल है मेरे पास में और साथ में ये दूसरा फ्री रेडिकल भी मेरे पास में है। अब यहाँ पे ये जो CH3 है, CH3 को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि दो हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे अलग शो कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो CH जो बॉन्ड है इसका क्लीवेज होगा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में, है ना। इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकलेगा, हाइड्रोजन मुक्त मूलक यहाँ से निकलेगा और कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड पहले से है तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा इथीन, है ना, एथीन, एथीन मिलेगा हमें यहाँ से। और साथ में ये जो CH3 CH2 फ्री रेडिकल है ये इस बचे हुए हाइड्रोजन रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एथेन, है ना। तो दोनों प्रकार की जो रिएक्शंस है, दोनों प्रकार के रिएक्शंस की यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो सेकंड वाला जो रिएक्शन है इसको अपन बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, है ना, असमानुपातन की अभिक्रिया, इसको बोलते हैं असमानुपातन। ये जो मैकेनिज्म है सेकंड वाला, सेकंड स्टेप में जो हुआ है इसको अपन कहते हैं असमानुपातन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, है ना। तो जब भी रिएक्शन होगी रेडिकल बनेगा, दोनों ही टाइप के जो प्रोसेस है उनके होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। पहला स्टेप भी होगा और यहाँ पे सेकंड स्टेप भी होगा, तो इसमें अपने को प्रोडक्ट का जो है वो मिक्सचर मिलेगा अपने को ना, जैसे ब्यूटेन भी मिल गया हमें, इथेन भी मिल गया और इथीन भी मिल गया, तो यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा। पॉसिबिलिटी रहती है कि सारे प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस संश्लेषण। कोरे हाउस संश्लेषण ये रिएक्शन है और रिएक्शन ये किस तरह से होती है, ये रिएक्शन है बेसिकली गिलमान्स रिएजेंट की, R2CuLi, जिसको अपन क्या कहते हैं, गिलमान रिएजेंट, इसको अपन कहते हैं गिलमान रिएजेंट ना, गिलमान अभिकर्मक, है ना। ये अभिकर्मक को अपन किस प्रकार से बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले कि माना कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है और इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन में लिथियम से करवाऊंगा तो हमें पता है कि इसमें क्या बनेगा, R- और लिथियम प्लस, जिसको अपन क्या कहते हैं, एल्काइल लिथियम, है ना। ड्राई मीडियम में ये रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्किल लिथियम बनेगा, एल्किल लिथियम। ठीक है, ये जो एल्काइल लिथियम है ये आगे फर्दर कॉपर के साथ रिएक्शन करके, क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, R2CuLi, गिलमान्स रिएजेंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब आगे रिएक्शन इसमें किस प्रकार से होगी कि ये जो गिलमान्स रिएजेंट है ये किसी दूसरे एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे चूंकि ये जो R ग्रुप है ये कार्बन है, ये मेटल से जुड़ा हुआ है तो इस पे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पीछे से इस एल्काइल
हैलाइड पे ये अटैक करेगा तो X यहाँ से निकल जाएगा लीविंग ग्रुप के रूप में, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, R और R डैश, दोनों जो R ग्रुप है एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाएंगे, एल्केन। एल्केन हमें यहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। अगर इसका अगर अपन एग्जांपल देखें, इस रिएक्शन का अगर अपन एग्जांपल देखें, ये जो रिएजेंट बना है इसको अपन गिलमान रिएजेंट बोलते हैं, ये गिलमान अभिकर्मक है, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मैं CH3 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अगर मैं लेके चलूँ और साथ में इसकी रिएक्शन करवाऊँ मैं लिथियम से, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH माइनस और लिथियम प्लस, है ना। आइसोप्रोपाइल लिथियम मुझे यहाँ से मिलेगा। और इसकी रिएक्शन अगर मैं आगे किससे करवाऊँ, कॉपर हैलाइड से करवाऊँ, और कॉपर हैलाइड से रिएक्शन करवाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इस R ग्रुप का गिलमांस रिएजेंट मुझे मिलेगा, है ना, R2, तो यहाँ पे 2 आएगा और CuLi। अब मैं फर्दर क्या करूंगा, अब ये फर्दर ये जो गिलमांस रिएजेंट मुझे मिला है ये Rx के साथ रिएक्शन करेगा, और Rx क्या है, CH3, ये जो हमने स्टार्टिंग में हम जो लेके चल रहे हैं उसके साथ रिएक्शन करेगा, और ये इस कार्बन पे अटैक करेगा R ग्रुप, और यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, है ना। तो देखो क्या बनता है, ये CH3 CH, और ये इस CH के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ 2 CH3 और यहाँ पे लगे हुए, तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है, एल्केन, ये एल्केन हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इस टाइप से ये जो रिएक्शन है इसको अपन क्या कहते हैं, कोरेहाउस सिंथेसिस गिलमांस रिएजेंट की रिएक्शन है। सबसे पहले अपन Rx और लिथियम को लेके एल्काइल लिथियम बनाएंगे, और फिर इसकी रिएक्शन अपन क्यूप्रस हैलाइड के साथ करवा के गिलमांस रिएजेंट बनाएंगे। गिलमांस रिएजेंट बनने के बाद इसकी फर्दर रिएक्शन अपन एल्किल हैलाइड से करवाएंगे, जहाँ पे SN2 टाइप रिएक्शन होके हमें क्या मिलेगा, एल्केन अपने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें अपन नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको अपन क्या कहते हैं, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी अपन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण, यानी कि CO2 का बाहर निकलना, है ना। कोल्बे विद्युत अपघटन विधि भी अपन इसको कहते हैं, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखो ये जो रिएक्शन है इसकी जनरल रिएक्शन क्या होगी, जैसे मान लो अगर मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं लेके चलूं, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, है ना, सोडियम कार्बोक्सिलेट अगर मैं लेके चलूं, और इसका अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊं, विद्युत अपघटन अगर मैं इसका करवाऊं, तो मुझे क्या क्या मिलेगा, एक तो मुझे मिलेगा इससे एल्केन, R और R, साथ में CO2, है ना, 2 प्रोडक्ट तो ये हो गए, और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। 4 प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे मिलते हैं। 4 में से ये जो 2 प्रोडक्ट है, एक तो एल्केन और ये CO2, है ना। विद्युत अपघटन चूंकि हम करवा रहे हैं तो यहाँ पे एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड अपन लेके चलते हैं, तो जो एल्केन है और साथ में जो CO2 गैस है वो अपने को मिलती है एनोड पर, कहाँ पर, एनोड पर, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हमें मिलती है कैथोड पर, कैथोड पर, है ना, कैथोड पर, ठीक है। ये जो R है इसी R ग्रुप का अपने को एल्केन यहाँ पे मिलेगा। अब अपन इसका मैकेनिज्म देखें,
ये जो रिएक्शन है, अगर इसकी क्रियाविधि अपन देखें, क्रियाविधि देखें, देखो ये जो रिएक्शन है ये एनोड और कैथोड पे होगी, है ना। यहाँ पे अपन सॉल्यूशन लेके चलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट का, और साथ में अपन यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक होगा एनोड और दूसरा कैथोड। जब बैटरी से इसमें करंट फ्लो करेंगे अपन, बैटरी से जब अपन करंट फ्लो करेंगे तो ये रिएक्शन होना स्टार्ट होगी। और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। पहले अपन देखेंगे एनोड पर, है ना। देखो चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो, हमेशा एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो होती है ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया। एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होगा, चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइसिस अपन लेके चले, है ना। तो यहाँ पर भी एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा हमेशा ना। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिएक्शन, रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया होगी। अब ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब होता है कि कोई ऐसा कंपाउंड होगा या कोई ऐसा रिएजेंट होगा जो कि अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा। सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीडेशन करवाना है तो ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन, अगर कोई रिएजेंट या कोई कंपाउंड है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकलने हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि इसमें से वो कौन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ना। तो सोडियम जो कार्बोक्सिलेट है, यहाँ पे RCW जो माइनस है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज होने का मतलब है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल सकता है, ठीक है। तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल में। अब ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो है फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है, और चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका माइनस चार्ज भी यहाँ पे खत्म हो गया, है ना। अब आगे इसमें क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे दो बॉन्ड है, एक तो आर ग्रुप, एक तो आर ग्रुप और इस कार्बन के बीच में, और एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, है ना, एक बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। अगर इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है ना, बॉन्ड अगर टूटता है, और वो भी किस तरह से, होमोलाइटिक क्लीवेज अगर होता है, तो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन इस आर ग्रुप के पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में जाएगा, ठीक है। सॉरी, सिर्फ एक बॉन्ड का क्लीवेज अपने को करवाना है ना, केवल इस बॉन्ड का क्लीवेज करवाएंगे, इसका नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, ये जो आर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया तो आर यहाँ पे रेडिकल के रूप में बाहर निकल जाएगा, मुक्त मूलक के रूप में। और कार्बन के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस ऑक्सीजन वाले एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बना के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये है CO2। ये क्या है, CO2 है ना, CO2 बन गया। तो हमने ये कहा कि अगर ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, अगर एनोड पे अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर ये निकालता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये जो आर है ये आर रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है, और CO2 यहाँ से मुक्त हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो रही है। ये जो आर रेडिकल है, ये आर रेडिकल किसी दूसरे आर रेडिकल के साथ कंबाइन होके आर बॉन्ड आर बनाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एल्केन। एल्केन हमें यहाँ से प्राप्त होता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है, अगर ये एनोड पे हो रही है, एनोड पे हो रही है, इसका मतलब है कि एनोड पे हमें क्या मिल रहा है, एनोड पे हमें एल्केन मिल रहा है, और एनोड पे हमें CO2 गैस मिल रही है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि एनोड में हमें एल्केन और CO2 गैस हमें एनोड पे मिलती है, एनोड पे रिएक्शन पे मिलती है, ठीक है। अब कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है वो अपन यहाँ से देखते हैं। देखो कैथोड पे क्या होगा, बचा हुआ जो है वो है सोडियम हमारे पास,
क्या बचा हुआ है, सोडियम हमारे पास बचा हुआ है, और सोडियम किस रूप में था, प्लस के रूप में था, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो सोडियम मेटल है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा, जो हमें किस पे मिलता है, कैथोड पे। और ये जो रिएक्शन हो रही है ये किस पे हो रही है, कैथोड पे, कैथोड पे, है ना। ठीक है, तो इस तरह से कॉल्वे जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, ये मेथड, इस मेथड से अपन एल्केन्स का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। इसमें एक और रिएक्शन है जिसको अपन बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये जो रिएक्शन है ये अपन करवाते हैं जिंक मेटल के साथ में, है ना। और अभिकारक अपन क्या लेके चलते हैं, एल्किल आयोडाइड अपन लेते हैं, और एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन अपन करवाते हैं, एल्किल एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन अपन करवाते हैं जिंक मेटल के साथ में ना। और इस तरह से इसमें जिंक आयोडाइड बाहर निकलता है और हमें इससे क्या मिलता है, आर और आर। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एल्केन। ठीक है, तो ये जो मेथड्स थे सारे हमने जो पढ़े, ये सारे मेथड थे एल्केन्स के फॉर्मेशन के, एल्केन्स के बनाने की विधियां हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्केन्स के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।